गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी जोन के हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आज आप लोगों को भारतीय संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित टोटल 150 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव्स में दिए गए हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिएगा। आपका जो ये राष्ट्रपति का जो टॉपिक है पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो आपका हो जाएगा। अगर आपने पहले ये टॉपिक पढ़ रखा है तब भी आपको ये देखना चाहिए, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इस वीडियो को एक बार जो है वो जरूर देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? पहला ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति से, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस के राष्ट्रपति से, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन के सम्राट से और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति की जो तुलना है ना, हम कर सकते हैं ब्रिटेन के सम्राट से। जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं और सारे के सारे जो काम है वो प्रधानमंत्री करता है, सेम उसी प्रकार ब्रिटेन के जो सम्राट होते हैं वो भी नाम मात्र के प्रमुख होते हैं और सारे के सारे जो काम है ना वो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो करते हैं। बट यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव होता है, परंतु ब्रिटेन के जो सम्राट है उनका चुनाव नहीं होता, वो वंशानुगत होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका के अध्यक्ष कहने का मतलब जितने भी भारत में जो काम है, कोई भी काम जो है जो प्रधानमंत्री करता है वो राष्ट्रपति के नाम से करता है, इसलिए कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति है पहला राज्य का प्रधान, दूसरा राज्य का प्रधान नहीं है, तीसरा केवल सरकार का प्रधान और चौथा राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो राज्य शब्द का उपयोग किया गया है भारतीय संविधान में, कहीं पर भी जो राज्य शब्द का जो उपयोग किया गया है वो भारतीय संघ के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संघ के लिए जो है राज्य शब्द का उपयोग किया गया है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य के प्रधान होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरकार के प्रधान नहीं होते हैं। सरकार के जो प्रधान होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, परंतु जो राज्य है, भारत जो संघ है, उनके जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। देखिए, आप एक बार, आपको आंसर पहले से पता भी होगा तब भी आप एक बार जो है वो ऑप्शंस को देखिएगा। ठीक है, चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ध्यान रखिएगा, बट काम को करता कौन है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। जब हम प्रधानमंत्री का टॉपिक करेंगे उस टाइम आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा। अभी आप जो है वो इन क्वेश्चन को बस देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो हमारे देश में जो तीनों जो सेनाएं हैं उनका जो सुप्रीम कमांडर है वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का यदि युद्ध का जो है वो आगाज करना हो या फिर युद्ध को विराम करना हो तो उसकी घोषणा कौन कर सकते हैं? तो उसकी घोषणा भारत में केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। बट वो बात अलग है कि वो जो है वो मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना, बट जो अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, भारत का राष्ट्रपति होता है पहला भारत का वास्तविक शासक, दूसरा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, तीसरा राज्य और सरकार का अध्यक्ष, चौथा बहुमत दल का नेता। तो देखिए, तो जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के वास्तविक शासक नहीं होते हैं। वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होते हैं। जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य के केवल संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? जस्ट अभी क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो भारत में जो सभी सेनाएं हैं उनके जो सर्वोच्च कमांडर हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है ना। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि आवश्यक योग्यता क्या है, वो अलग होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि आवश्यक योग्यता नहीं है। तो देखो, पहला ऑप्शन है कि वह भारत का नागरिक हो, देखिए ये तो कंपलसरी है कि कोई भारत के यदि राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो तो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी होना चाहिए।
क्वेश्चन पूछा है कि योग्यता नहीं है ना, डिस्क्वालिफिकेशन पूछा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो भी योग्यता है वो उनके पास होनी चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। देखिए, तो ये जो है जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति यदि संसद के सदन का सदस्य हो तो वो राष्ट्रपति के लिए, यदि राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उनको यहाँ से उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, सॉरी, किसी भी सदन का सदस्य हो। एक मिनट, क्वेश्चन कहते हैं भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो भारत का नागरिक हो ये तो कंपलसरी है, 35 वर्ष से आयु का हो ये भी कंपलसरी है, लोकसभा के सदस्य के निर्धारित जो योग्यता है उनमें होनी चाहिए, परंतु वो उसका सदस्य न होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने की जो योग्यता है वो उनके पास होनी चाहिए, परंतु वो सदस्य नहीं होने चाहिए। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज यहाँ पे जो है वो पूछा गया है। तो जो मिनिमम जो एज है वो 35 वर्ष होना चाहिए। क्लियर हुआ, ध्यान रखिए कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वो था मिनिमम एज, यहाँ पे पूछा मैक्सिमम एज। देखिए, तो संविधान में किसी भी प्रकार का इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात कोई भी जो है आयु सीमा इसमें निर्धारित नहीं की गई है, कितने भी उम्र तक व्यक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्लियर हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति भारत में कितनी बार बन सकता है ना, 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, तो 5 साल करके कितनी बार बन सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में जो है वो भारतीय संविधान के अनुसार इसके लिए कोई भी जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार जो है वो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो कितनी भी बार बन सकते हैं। जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, बट हमारे यहाँ ऐसा कोई भी जो है वो बाउंडेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है कितनी भी बार जो है वो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। ऑप्शन पहला प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन तीसरा मनोनयन के द्वारा, और चौथा है कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से करता है, ठीक है। डायरेक्टली हम भारत की जो जनता है वो राष्ट्रपति नहीं चुनती है, हमारे द्वारा जो चुने गए सांसद होते हैं और जो विधायक होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन है सूची पद्धति, दूसरा है संचयी मत पद्धति, तीसरा ऑप्शन है सापेक्ष बहुमत पद्धति, और चौथा ऑप्शन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो आप यहाँ पे अभी याद रखिए कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाया जाता है। किसी दिन मैं अपने वीडियो में आपको जो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि जो विधि है वो कैसे होता है इसके बारे में। ओके, चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, मान लो उसमें किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो गया है ना, असहमति की स्थिति बन गई, तो उसको जो है वो उसका निपटारा कौन करेगा, उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी, ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो ये जो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति किसी का भी अगर चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद है तो वो जो है वो उच्चतम न्यायालय देखेगा, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको जो है वो देखेगी। इसका जो चलिए आगे इसके बारे में बताऊंगा आपको। फिर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं जो अनुमोदक हैं उनकी जो संख्या है वो 50-50 होनी चाहिए। कहने का मतलब 50 प्रस्तावक और 50 जो है वो अनुमोदक होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। ध्यान रखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वो अयोग्यता मानी जाएगी। तो पहला हमारा है कि वो भारत का नागरिक हो, तो ये तो अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी कोई जो है अयोग्यता संबंधी बात ही नहीं है। तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ये भी जो है वो चलिए सॉरी तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। तो जो कोई भी लाभ का
पद ग्रहण किए हो, ये जो बात है उनको जो है वो अयोग्य साबित करेगी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है वो यदि कोई भी लाभ का पद अगर ग्रहण किया रहेगा तो वो राष्ट्रपति जो है वो नहीं बन सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, दूसरा एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा, तीसरा अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, चौथा खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है उसको कौन जो है वो कंप्लीट कराता है उससे तो ये जो सही इसका जो आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और संसद का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, ये जितने भी चुनाव हैं उसको जो है वो निर्वाचन आयोग कंप्लीट कराते हैं। वहीं जो गांव में जो चुनाव होता है, चाहे जो पंचायत चुनाव हो या फिर जो नगरीय निकाय चुनाव हो, वो वहां की जो राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो कंप्लीट कराती है। परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और लोकसभा, ये जो 4 चुनाव हैं वो भारत निर्वाचन आयोग जो है वो करवाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका जो ऑप्शन है राज्यसभा सदस्य, दूसरा विधान परिषद के सदस्य, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा राष्ट्रपति। तो देखिए, भारत में जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तब अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली जो है वो अपनाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? देखिए, तो मैंने आपको बताया था अभी पहले के क्वेश्चन में कि भारत में जो चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव है, तो उसमें यदि विवाद हो जाता है तो उसका जो निपटारा है वो उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित मान लो चुनाव के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो गया या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो गया, तो उसका निपटारा तो कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। परंतु भारतीय संविधान में सब चीज के बारे में एक जो है वो एक प्रॉपर व्यवस्था की गई है, सबका जो है एक जगह लिखित संविधान हमारे यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो विवाद हो गया है ना, तो उसको हम समझाएंगे कहाँ पे, सुलझाएंगे कहाँ पे? उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बारे में कहाँ पे प्रावधान किया गया? तो उसके बारे में अनुच्छेद 71 में आई थिंक जो है वो प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? पहला ऑप्शन है 1 माह, दूसरा ऑप्शन है 2 सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है 1 सप्ताह और चौथा ऑप्शन है 3 सप्ताह। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का जो समय है वो मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। देखिए, भारत में अधिकांश जो चुनाव हैं वो 5 वर्ष के लिए होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पर पंचायत स्तर का कोई चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो, कोई भी चुनाव जो है वो 5 वर्ष का ही होता है हमारे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? किस अनुच्छेद में ये जो है वो प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा? दैट मीन्स कार्यकाल की बात की गई है। तो उनका जो कार्यकाल है, तो अनुच्छेद, यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 56। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन जो है वो वोटिंग करता है? तो पहला ऑप्शन है संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सभी सदस्य, दूसरा संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चौथा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रपति के जब चुनाव होता है तो उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। कहने का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन जो है वो वोटिंग करते हैं। तो पहला
संसद के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, वो संसद कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, वहां पे मनोनयन सदन भी होते हैं, वो वोटिंग नहीं करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और जितने भी राज्य हैं वहां के जो विधानसभा में जो सदस्य हैं, जितने भी विधायक हैं, वो ध्यान रखिएगा विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में सभी राज्यों में जो है विधान परिषद नहीं है ना। 5 या 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है, तो वो जो है उसमें वोटिंग नहीं करते, है ना। केवल तो कौन वोटिंग करते हैं? संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए, तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? पहला, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, दूसरा लोकसभा द्वारा, तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, चौथा संसद के द्वारा। देखिए, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है वो ना तो भारत के प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, न ही लोकसभा हटा सकती है, न ही भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हटा सकते हैं। उनको हटाने का अधिकार संसद के पास है, वो भी एक प्रक्रिया फॉलो होती है, महाभियोग, उसके आधार पर उनको जो है वो हटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही उनको पद से संसद भी नहीं हटा सकती। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। पहला, संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, दूसरा मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश और चौथा संसद द्वारा महाभियोग। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कौन सी है? तो संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से ही उनको जो है वो हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, तो संसद जैसे हमारे 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे चालू की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो पहला ऑप्शन लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और संसद के किसी भी सदन के द्वारा, और चौथा उच्चतम न्यायालय। देखिए, तो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग जब भी आएगा तो वो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। बट आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो उपराष्ट्रपति के लिए स्टार्ट होता है, तो उपराष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग की जो प्रक्रिया वो केवल और केवल राज्यसभा से जो है वो वहां पे मतलब स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, पहला अविश्वास प्रस्ताव लाकर, दूसरा संविधान संशोधन से, तीसरा कानूनी कार्यवाही के द्वारा, चौथा महाभियोग के द्वारा। तो इसका आंसर जाएगा महाभियोग के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही नहीं कि आपका मूड हो गया कि आप जो है वो उनके विरुद्ध महाभियोग करके ला गए। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो उनके लिए जो है आप ला दो, उसके लिए भी कुछ जो है वो पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं। तो पहला हम लोग कहें कि किसी भी आधार पर, दूसरा संविधान के अतिक्रमण करने पर, तीसरा राज्य विधानसभा को भंग करने पर, चौथा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। यदि राष्ट्रपति संविधान पर अपना अतिक्रमण कर लेते हैं, कहने का मतलब संविधान को फॉलो नहीं करते हैं, तब उन पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। ओके, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि उच्चतम न्यायालय में जो सुनवाई होती है राष्ट्रपति के विरुद्ध या फिर उपराष्ट्रपति के विरुद्ध, यदि उनके चुनाव में कुछ गड़बड़ पाया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, तो उसके लिए अनुच्छेद 71 में प्रावधान किया गया है। सेम उसी प्रकार महाभियोग संबंधी जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 61 में इसके बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, देखिए चलो, ये संविधान के स्रोत के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि भारत में बहुत सी जो चीजें हैं वो डिफरेंट जो देश हैं, अलग अलग जो देश हैं वहां के संविधान से हमारे यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इसके बारे में एक विशेष क्लास हम लोग करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, भारतीय राष्ट्रपति को
किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? पहला ऑप्शन महाभियोग लगने पर, दूसरा रिश्वत लेने पर, तीसरा प्रधानमंत्री के कहने पर और चौथा संसद में वक्तव्य नहीं देने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभियोग लगने पर। यदि महाभियोग की प्रक्रिया लगती है और वो जो है वो दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति को जो है वो अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? कहने का मतलब उनका जैसे इलेक्शन 5 साल का 5 साल के लिए होता है ना, तो 5 साल से पहले तो उनको कोई पद से हटा नहीं सकता, तो उनको कौन हटा सकता है? तो पहला ऑप्शन सेम वही क्वेश्चन हम लोग का प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लास्ट हम लोग का संसद द्वारा महाभियोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? कहने का मतलब यह है, यदि आप राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला रहे हो का प्रस्ताव अगर आप ला रहे हो, तो उनको कितने दिन से उनको जो है वो आपको सूचित करना पड़ेगा। तो आपको जो है वो 14 डेज के अंदर उनको जो है वो सूचना देना पड़ेगा कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव जो है वो लेकर के ला रहे हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? देखिए, संसद में जो संशोधन है ना, वो भी अलग अलग है। जैसे साधारण बहुमत से कुछ पारित होते हैं, कुछ जो है विशेष बहुमत से पारित होते हैं, कुछ विशेष बहुमत और आधे राज्य लगते हैं। सेम उसी प्रकार यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, तो उसमें कितना % जो है वोटिंग चाहिए जो संसद में है वो। हाँ, एक बात यहाँ पे और आप ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था ना, तो उसमें विधानसभा जो है वो भी भाग लिया था। जितने भी हमारे देश में विधानसभा हैं, जितने भी राज्य में विधानसभा हैं, वो सब राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लिए थे, परंतु यदि उनके विरुद्ध महाभियोग लगेगा ना, तो उनमें जो है वो भाग नहीं लेते। केवल संसद और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। और एक बात आप यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, जब चुनाव हुआ था तो उसमें जो केवल और केवल निर्वाचित सदस्य उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, परंतु यहाँ पर सारे सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, सभी जो है वो उनके महाभियोग में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो ऑप्शन पहला, संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, दूसरा संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, तीसरा संसद के कुल सदस्यों में से बहुमत सदस्य, तीसरा सदन के विशेष बहुमत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के जो कुल सदस्य हैं, टोटल जो एमपीज हैं, उनका 2/3 चाहिए, 2/3 चाहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। सेम क्वेश्चन, कैसे? तो महाभियोग के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? कहने का मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन ये है, मान लो जैसे कोई हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति चुन करके आए है ना, और उन्होंने बहुत सारे जो है डिसीजन लिए, उन्होंने बहुत सारे जो है वो फैसले लिए, फिर बाद में पता चलता है कि उनका जो चुनाव था वो अवैध था, मतलब वो जो है एलिजिबल नहीं थे कि वो भारत के राष्ट्रपति बन जाए, है ना। तो उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए थे उनका क्या होगा? तो जो भी डिसीजन उन्होंने लिया था वो विधि सम्मत रहेगा। ठीक है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। सारे के सारे जो काम है वो मंत्री परिषद के थ्रू वो करते हैं, है ना। तो वो जो काम किए हैं वो खुद से नहीं किए हैं, वो सारे के सारे काम किसने किया था? तो मंत्री परिषद के द्वारा वो जो काम है वो किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। चलो, पहला ऑप्शन हम लोग का है कि वह कृत्य विधि मान्य होंगे, दूसरा वह कृत्य विधि मान्य होंगे, सॉरी पहला हम लोग का अविधि मान्य, दूसरा हम लोग का विधि मान्य, तीसरा है उन कृत्यों की पुष्टि उनके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जितने भी वो काम किए हैं वो सारे के सारे जो है वो सेम टू सेम रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, अर्थात वह जो कृत्य हैं वो विधि मान्य ही रहेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? देखिए, राष्ट्रपति का जब चुनाव होकर के आते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे चुनाव होकर के आते हैं उनको जो है शपथ दिलाया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की बात की जा रही है कि राष्ट्रपति को जो है वो उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा अटॉर्नी जनरल, चौथा महाधिवक्ता।
तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है वो सीजेआई जो है वो उनको जो है शपथ दिलवाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो प्रावधान है वो किस में दिया गया है, अर्थात एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ ग्रहण करता है, मतलब उनके शपथ के बारे में कौन से जो अनुच्छेद में है उसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही अनुच्छेद 60। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? देखिए, यदि भारत के जो सीजेआई हैं वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो उनको शपथ दिलाते हैं, अर्थात जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, है ना, उनका जो पैनल बना रहता है उसमें जो सबसे ऊपर होंगे वो जो है वो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? देखिए, यदि ऐसा सिचुएशन बन गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही समय पर भारत में उपस्थित नहीं है, दैट मीन्स वो अवेलेबल नहीं है, तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा? तो उसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो जो है राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। क्लियर हुआ? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेंगे? देखिए, शपथ कौन दिलाए थे? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलवाए थे। अब यहाँ पे बात किया गया है कि यदि वो अपना रेजिग्नेशन देंगे, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र देंगे, तो वो किसको संबोधित करेंगे? तो पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष और चौथा भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे बहुत से बच्चे गड़बड़ करके आ जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश को, परंतु इसका सही जो आंसर है वो है उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे तो वो किसको देंगे? तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। ठीक है, परंतु उनको शपथ कौन दिलवाया था? उनको शपथ दिलवाए थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर हुआ? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति कहने का मतलब राष्ट्रपति ने जब अपना त्याग पत्र किसको दिया? उपराष्ट्रपति को दिया। अब उपराष्ट्रपति उसकी सूचना कहां पर देते हैं? तो चलिए, पहला हम लोग का ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और तीसरा लोकसभा अध्यक्ष को, और चौथा भारत के महान्यायवादी को। तो इसका सही जो आंसर है वो है लोकसभा अध्यक्ष को। तो हमारा संविधान ना ऐसे बनाया गया है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। ठीक है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो पावरफुल हैं, थोड़ा सा पढ़ोगे लगेगा आपको नहीं संसद पावरफुल है, कभी आपको लगेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पावरफुल है, ठीक है, कभी लगेगा सीजेआई पावरफुल है, तो कभी लगेगा लोकसभा अध्यक्ष पावरफुल है। संविधान को इस प्रकार से बनाया गया है कि किसी को पूरा का पूरा जो पावर है वो दिया ही नहीं गया है। ये हमारे संविधान की एक विशेषता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? सेम क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो कौन उस पर काम करेगा? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जो है वो पदभार को ग्रहण करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यदि मान लो मृत्यु हो गई है या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो या फिर उनको महाभियोग के दौरान को हटा दिया गया है, तब उस टाइम जो है वो उसको कौन संभालेगा? तब उस टाइम जो है वो उपराष्ट्रपति इसको जो है वो संभालेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र या फिर पद से मुक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? देखिए, कई देश ऐसे हैं जहां पर यदि मान लो जो राष्ट्रपति उनकी यदि मृत्यु हो गई या फिर उन्होंने अपना जो त्याग पत्र दे दिया तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना वही राष्ट्रपति बन जाते हैं, परंतु हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। यदि इन कारणों से जो राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यभार तो संभालेगा, परंतु वो केवल और केवल 6 महीने के लिए ही कार्यभार को संभालेगा। ओके, चलिए, थैंक यू।